नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए 26,058 करोड़ रुपए की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को स्वीकृति प्रदान की। थिएटर कमांडर सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 68वीं भारत में अपराध 2020 वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं और आलू में आर्सेनिक संदूषण पाया गया है। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए 26,058 करोड़ रुपए की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस मंजूरी के अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में उन्नत ऑटोमेटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग की लागत संबंधी असमताओं को समाप्त करना। इसमें भाग ले सकते हैं मौजूदा ऑटोमेटिव कंपनियों के साथ साथ नए निवेशक जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो घटक विनिर्माण व्यवसाय में नहीं है। इस योजना की अन्य विशेषताएं ये हैं कि इसके 2 घटक हैं। एक है चैंपियन OEM यानी मूल उपकरण विनिर्माता प्रोत्साहन योजना। ये एक बिक्री मूल्य से संबद्ध योजना है। ये सभी खंडों के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों पर लागू होती है। और दूसरा घटक है चैंपियन प्रोत्साहन योजना यानी चैंपियन OEM इंसेंटिव। ये वाहनों के उन्नत ऑटोमेटिव तकनीक और कम्प्लीटली नॉकडाउन आदि के लिए है। और आइए अब बात करते हैं ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की। इसकी अवधि 3 वर्ष की है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण तकनीक के रणनीतिक, सामरिक और परिचालन संबंधी उपयोगों को संबोधित करना है। इसमें भाग लेने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं और वो है योग्यता के साथ न्यूनतम मूल्यवर्धन मानदंड निवल विक्रय का 40% है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप भाग ले सकते हैं। 2 करोड़ रुपए ड्रोन के लिए और 50 लाख रुपए ड्रोन घटकों के लिए इसका वार्षिक बिक्री कारोबार होना चाहिए। इसके अलावा गैर MSME कंपनियों के लिए 4 करोड़ रुपए ड्रोन के लिए और 1 करोड़ रुपए ड्रोन के घटकों का वार्षिक बिक्री कारोबार मानदंड निर्धारित किया गया है। इसकी अन्य विशेषता ये है कि इसके तहत सरकार द्वारा पात्र घटकों की सूची का विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन से संबंधित IT उत्पादों के उत्पादकों को भी प्रोत्साहित करने के लिए शामिल किया जाएगा। अगली खबर दूरसंचार क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को स्वीकृति प्रदान की है। संरचनात्मक सुधारों में शामिल है समायोजित सकल राजस्व यानी AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। AGR की परिभाषा को युक्ति संगत बनाया गया है। अब गैर दूरसंचार राजस्व की गणना संभावित रूप से AGR के तहत नहीं की जाएगी। बकाया राशि पर 4 वर्ष का अधिस्थगन यानी मॉरेटोरियम प्रदान किया गया है। देश में कई लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में विभिन्न बैंक गारंटी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं स्पेक्ट्रम अवधि की बात करें तो भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। भविष्य की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क आरोपित नहीं किया जाएगा और दूरसंचार क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। और अब बात करते हैं प्रक्रियात्मक सुधारों की। इसके तहत नीलामी कैलेंडर जारी किया गया है। व्यवसाय करने में सुगमता को प्रोत्साहित किया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति द्वारा दूरसंचार टावर्स के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। साक्फा यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन समिति स्थायी सलाहकार समिति प्रमुख आवर्ती आवंटन संबंधी मुद्दों पर अनुशंसाएं जारी करता है। इन प्रक्रियात्मक सुधारों के तहत नए ग्राहक बनाए जाने के समय भरे जाने वाले फॉर्म को डेटा के डिजिटल भंडारण से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। दूरसंचार कंपनियों के लिए पूंजी की तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राहत उपाय किए गए हैं। आइए बताते हैं इन सुधारों के महत्व के बारे में। इन सुधारों से ऋणग्रस्त क्षेत्रों में सुधार की संभावना है। इससे दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इससे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर विनियामक भार को कम करने में मदद मिलेगी। इससे पूंजी की तरलता के प्रेरणन तथा 5G नेटवर्क में निवेश के लिए अनुकूल परिवेश के निर्माण को प्रोत्साहित करने की भी अपेक्षा है। आइए बात करते हैं भारत में दूरसंचार क्षेत्र की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। इसके ग्राहकों की संख्या 1.2 बिलियन है, जिसमें 782.86 मिलियन इंटरनेट ग्राहक भी शामिल है।
अगली खबर रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। थिएटर कमांडर सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। पहली बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय सेना को एकीकृत थिएटर कमान में पुनर्गठित करने पर जारी विचार विमर्श का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंतर्गत तीनों सैन्य सेवाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत किया जाएगा ताकि युद्ध और उसके संचालन के लिए उनकी क्षमताओं या संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। एकीकृत थिएटर कमान का विचार कारगिल समीक्षा समिति और डीबी शेकटकर समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में मौजूद 17 एकल सेवा कमानों को केवल 4 भौगोलिक कमानों में संयोजित किया जाएगा। इसमें पश्चिमी थिएटर कमान है पाकिस्तान से जुड़ी सीमा के लिए, उत्तरी थिएटर कमान है चीन से जुड़ी सीमा के लिए और समुद्री कमान है हिंद महासागर क्षेत्र के लिए, जबकि द्वीपीय कमान पहले से ही सक्रिय और क्रियाशील है। इसे अंडमान और निकोबार कमान कहा जाता है। ये पूर्वी हिंद महासागर में अपनी क्षमता विकसित करेगी। हवाई क्षेत्र तथा साइबर युद्ध 5वें और 6ठे आईटीसी यानी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये भी कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अग्रिम उपाय के रूप में मिसाइलों के लिए रॉकेट फोर्स निर्मित करने पर भी विचार कर रही है। दरअसल सीडीएस सभी त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सीडीएस की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित प्रावधान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित उपबंधों के समान होते हैं। एकीकृत थिएटर कमान में शामिल है उत्तरी थिएटर कमान, पश्चिमी थिएटर कमान, पूर्वी थिएटर कमान, एयर डिफेंस कमान, समुद्री कमान और लॉजिस्टिक कमान। पश्चिमी तथा पूर्वी थिएटरों का नेतृत्व सेना के जनरल करेंगे, जिनके अधीन वायुसेना के वरिष्ठ 3 स्टार कमांडर होंगे। एयर डिफेंस कमान का नेतृत्व शीर्ष 3 स्टार वायुसेना अधिकारी करेगा और द्वीपीय थिएटर कमान का नेतृत्व एक शीर्ष वाइस एडमिरल द्वारा किया जाएगा। अगली खबर एनसीआरबी से संबंधित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने 68वीं भारत में अपराध 2020 वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो वर्ष 2019 की तुलना में इसमें काफी परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2020 में पारंपरिक अपराध जैसे कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन नागरिक संघर्षों में काफी वृद्धि हुई है। राजद्रोह के मामलों की संख्या वर्ष 2019 के 93 से घटकर वर्ष 2020 में 73 हो गई है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 8.30% की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित थे। इसके बाद महिलाओं पर उनका शील भंग करने के उद्देश्य से हमला करने से संबंधित थे। किशोरों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 7.8% की कमी दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए किशोरों में अधिकतर 16 से 18 आयु वर्ग के थे। इसके अलावा विशिष्ट जातियों के विरुद्ध अपराध के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना है कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से अधिकांश मामले सामान्य क्षति से संबंधित हैं। इसके बाद अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 8.5% मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो इनके विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से सामान्य क्षति के मामले 27.2% हैं। इसके बाद 13.7 मामले बलात्कार के हैं। वहीं आर्थिक अपराधों में 12% की कमी दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामलों में 27% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा साइबर अपराधों में 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, जैसे कि वर्ष 2019 में सांप्रदायिक दंगे 438 थे, जबकि वर्ष 2020 में ये 857 हुए, यानी इसमें 96% की बढ़ोतरी हुई। वहीं जातीय दंगे 2019 में 492 थे, जो कि वर्ष 2020 में 736 हो गए, यानी कि इसमें 50% की बढ़ोतरी हुई। कृषि संबंधी दंगे वर्ष 2019 में 1579 थे, जो कि वर्ष 2020 में बढ़कर 2188 हो गए, यानी कि इसमें 38% की वृद्धि दर्ज की गई। आंदोलन या मोर्चा संबंधी दंगों की बात करें तो ये वर्ष 2019 में 1442 थे, जो कि वर्ष 2020 में 1905 हो गए, यानी कि इसमें 33% की वृद्धि दर्ज की गई। और समूहों के बीच शत्रुता को
को बढ़ावा देने वाले केसेस 1058 थे वर्ष 2019 में। ये बढ़कर वर्ष 2020 में 1804 हो गए, यानी कि इसमें 70% की वृद्धि दर्ज की गई। इन मुख्य कारणों सहित कुछ अन्य कारणों को भी अगर जोड़ करके मिलाए जाएं तो वर्ष 2019 में 45,985 मामले थे, जबकि वर्ष 2020 में 51,606 मामले हो गए, यानी अपराध में 12% की वृद्धि हुई। हालांकि राज्य के विरुद्ध अपराधों में 27% तक की कमी दर्ज की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ऐसे अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं और आलू में आर्सेनिक संदूषण पाया गया है। हाल ही के एक अध्ययन के मुताबिक बिहार में खाद्य श्रृंखला में चावल, गेहूं और आलू में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। आर्सेनिक युक्त दूषित भूजल का सिंचाई के लिए बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये खाद्य श्रृंखला में सुगमता से पहुंच जाता है। आर्सेनिक भूपर्पटी पर एक प्राकृतिक घटक है। ये वायु, जल और भूमि सहित संपूर्ण पर्यावरण में व्यापक रूप से वितरित है। चट्टानों और खनिजों के अपक्षय के बाद निशालन और अपवाह की वजह से आर्सेनिक का मृदा और भूजल में अंतर्वेशन हो जाता है। आपको बता दें कि ये अपने अकार्बनिक रूप में ज्यादा विषाक्त होता है। दूषित जल पीने और उसका भोजन पकाने में उपयोग करने और खाद्य फसलों की सिंचाई करने, औद्योगिक प्रक्रियाओं में दूषित जल का उपयोग करने, दूषित भोजन ग्रहण करने तथा तंबाकू युक्त धूम्रपान आदि के माध्यम से लोग अकार्बनिक आर्सेनिक के उच्च स्तर के संपर्क में आ जाते हैं। ये ब्लैक फुट रोग का कारण भी बनता है। आपको बता दें कि भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों के भूजल में आर्सेनिक संदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होने की सूचना है। WHO के अंतिम निर्देश के मुताबिक आर्सेनिक प्रति लीटर 10 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं मानव शरीर पर आर्सेनिक के प्रभाव के बारे में। इससे तंत्रिका तंत्र विकृत बौद्धिक कार्य कर सकता है, विकृत प्रेरक पेशी कार्य होता है या तंत्रिका तंत्र में विकृति आ जाती है। अंतःस्रावी तंत्र के तहत गर्भवती महिलाओं में विकृत ग्लूकोज सहिष्णुता और मधुमेह की शिकायत हो सकती है। हृदय तंत्र में हृदय धमनी रोग, उच्च रक्तचाप और हृदयाघात हो सकता है। श्वसन तंत्र में फुफ्फुसीय क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। वृक्क तंत्र के तहत गुर्दे का कैंसर और मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा यकृत कैंसर हो सकता है। त्वचा पर आर्सेनिक से त्वचा के घाव हो सकते हैं या त्वचा कैंसर हो सकता है। विकासात्मक प्रक्रिया पर आर्सेनिक का काफी प्रभाव पड़ता है। ये वयस्कों में कैंसर के बढ़ते खतरे के लिए जिम्मेदार है, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तंत्रिका संबंधी दुर्बलता और जन्म के समय कम वजन भी आर्सेनिक की वजह से हो सकता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। ऑकस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है। ऑकस की पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया को एक परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण करने में सहायता करना है। तीनों राष्ट्रों ने ऑकस के साथ मिलकर अपने सहयोगियों और समूहों के साथ कार्य करना जारी रखने के अपने संकल्प की पुनर्पुष्टि की है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्वाड का भी उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि भारत क्वाड का एक सदस्य है। अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड को अपेक्षा है कि वर्ष 2020 में 3.5% की गिरावट के बाद इस वर्ष विश्व उत्पादन में 5.3% की वृद्धि होगी। अंकटाड ने वर्ष 2022 में विश्व उत्पादन में 3.6% की वृद्धि होने की अपेक्षा की है। वर्ष 2020 में भारत को 7% के एक संकुचन का सामना करना पड़ा था, लेकिन वर्ष 2021 में इसके 7.2% की दर से वृद्धि करने की अपेक्षा है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक समृद्धि 6.7% रहेगी, जो कि वर्ष 2021 में देश की अपेक्षित समृद्धि दर से धीमी है। आय और संपत्ति संबंधी असमानताओं में वृद्धि हुई है और भारत में सामाजिक अशांति में बढ़ोतरी हुई है। शून्य अभियान, ये उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता सृजित करना है। इसे नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया द्वारा आरम्भ किया गया है।
पारदर्शी सिरेमिक्स। भारतीय शोधकर्ताओं ने भारत में पहली बार पारदर्शी सिरेमिक्स विकसित किया है। ये कोलाइडल प्रसंस्करण नामक तकनीक के बाद तापमान और दबाव के एक ही समय में प्रयोग से सैद्धांतिक पारदर्शिता तक पहुंचता है। स्पिनल सिरेमिक्स वर्तमान में ट्रांसमिशन के उत्कृष्ट ऑप्टिकल गुणों के आधार पर एक पारदर्शी सिरेमिक के रूप में उभर रहा है। इसकी दृश्यता में 75% से अधिक और इंफ्रारेड रेंज में 80% से ज्यादा है। सैनिकों के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों जिनमें थर्मल इमेजिंग, हेलमेट, फेस शील्ड, चश्मे आदि में संभावित अनुप्रयोगों के साथ भारत में विकसित ये पारदर्शी सिरेमिक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। हाइबोडोंट शार्क। राजस्थान के जैसलमेर से पहली बार जुरासिक युग की हाइबोडोंट शार्क की एक प्रजाति के दांत मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। हाइबोडोंट शार्क का एक विलुप्त समूह है। ये ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक युग के दौरान समुद्री और नदी परिवेशों दोनों में मछलियों का एक प्रमुख समूह था। हालांकि मध्य जुरासिक युग से समुद्री परिवेशों में हाइबोडोंट की संख्या में गिरावट आरंभ हो गई और अंत में 65 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस युग के अंत तक ये विलुप्त हो गई। चावल की देशी किस्में यानी पारंपरिक चावल। शोधकर्ताओं द्वारा जांच की गई कि भारतीय चावल की 12 पारंपरिक किस्मों से अल्प पोषित माताओं में महत्वपूर्ण फैटी एसिड की पोषण संबंधी मांग को पूरा किया जा सकता है। भारत में स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध की मात्रा में वृद्धि करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा में एथिकराय, दूध सर, कयामे, नीलम सांबा, श्रीहरि, महाराजी और भेजरी जैसी विभिन्न पारंपरिक किस्मों को जाना जाता है। अन्य पारंपरिक किस्मों जैसे केलस, दूधे वोल्टा और भुटमरी में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है तथा एनीमिया के उपचार के लिए इसे माताओं के आहार में शामिल किया जा सकता है। जयनगर का मोया। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के सहयोग से जयनगर के मोया की स्मृति में एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया लिफाफा जारी किया है। वर्ष 1904 में जयनगर के आशुतोष द्वारा ये पहली बार तैयार किया गया। जयनगर का मोया एक मीठा व्यंजन है जिसे वर्ष 1904 में जयनगर के आशुतोष दास द्वारा पहली बार तैयार किया गया। ये पश्चिम बंगाल की कनकचुर खोई यानी तला हुआ सुगंधित धान, खजूर के गुड़, घी, खोया, खीर, इलायची, किशमिश और काजू से तैयार किया जाता है। वर्ष 2014 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और इनका देहावसान 13 अगस्त 1910 को हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती है। वो एक ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक और सांख्यिकीविद थी। उन्हें आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हर वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। कुशीनगर। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर विमानपत्तन को एक सीमा शुल्क अधिसूचित विमानपत्तन घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित कुशीनगर प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसे भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ में गिना जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद मल्ल राजाओं द्वारा कुशीनगर के रामभर स्तूप में बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। रामभर स्तूप जिसे मुकुट बंधन चैत्य या मुक्त बंधन विहार भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।